बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब इसमें हमने ये देखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आपने देखा कि जो एटम है इसमें ऐसे करके ये आपका न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद ये एक, उसके बाद ऐसे करके ये शेल ऐसे शेप में आते हैं, ठीक है ना जी। ये शेल 1 2 3 इस तरह चलते जाते हैं, ऐसे शेल बने हुए हैं 4, ये ऐसे चलते जाएंगे शेल। अब इनको हम डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। इलेक्ट्रॉन आपने देखा फर्स्ट शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। ये आपने फार्मूला सुना होगा 2 and 2। अगर मैं इसमें पहला शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं इसमें यानी मैंने 1 पुट किया तो 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसमें 2 पुट करूँ 2 × 2 की पावर 2 तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मैं इसमें 3 पुट करूँ 3 की पावर 2 तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना जी। तो ये इस तरह से, इसके बाद अगर मैं 4 पुट करूँ तो ये 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरह चलता जाता है, ठीक है ना जी। ये मैंने 4 पुट किया तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इस तरह ये आगे चलते जाते हैं ये शेल। तो इसको अब जो हर शेल में इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी इससे ज़्यादा होगी, ठीक है ना जी। और जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाता है तो फ़र्ज़ करें कि इलेक्ट्रॉन इस शेल से दूसरे शेल में ले जाएंगे, यानी इस एक शेल से पहले शेल से दूसरे शेल में ऐसे गया तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। हम ऐसे इसको ऐसे करके दूसरे इस शेल में गया तो ये एक शेल से दूसरे शेल में जब ये जंप करेगा तो इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना जी। तो वो एनर्जी जो एनर्जी इसको यहाँ से यहाँ जंप किया तो जो एनर्जी इमिट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शेप में ऐसे करके ना, ये ऐसे करके, ठीक है ना जी। एनर्जी इमिट होगी ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शेप में, ठीक है ना जी। अगर ये ऐसे करके नीचे की तरफ आया जाएगा, ठीक है ना जी, ये एनर्जी देनी पड़ेगी, ये एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है ना जी, जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन की जब एक शेल से दूसरे शेल में जंप करेगा तो ये एनर्जी फर्ज करें कि ये इधर से ये आ गई, ठीक है जी। यानी एक लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे गया तो एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी किस में होगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शेप में होगी, ठीक है ना जी। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ऐसे करके ये एनर्जी इमिट करेगा, ये एनर्जी इमिट करेगा बाहर की तरफ, इसको ऐसे देनी पड़ेगी, ये इमिट करेगा ऐसे करके एनर्जी, ये वाली चीज़, ठीक है ना जी। अब ये जो प्लांक्स था, ये एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने कहा कि ये जो एनर्जी जो इमिट करता है इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे शेल की तरफ जाता है तो वो एक इक्वेशन के साथ मतलब ये वो जो चेंज इन एनर्जी होगी जब एक शेल से दूसरे शेल में जंप करेगा तो जो चेंज इन एनर्जी उसको उसने डिनोट किया डेल्टा ई के साथ। और उसने कहा कि ये डेल्टा ई इज इक्वल टू एच इंटू म्यू। अब डेल्टा ई है ये चेंज इन एनर्जी जब एक शेल से दूसरे शेल में, ठीक है ना जी, जंप करवाएंगे। जब ऊपर वाले शेल से नीचे की तरफ आया इसने एनर्जी इमिट की इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो चेंज इन एनर्जी हुई ये इससे डिनोट की जाती है। ये वाला जो एच है इसको प्लांक कांस्टेंट कहते हैं और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। ये आपके पास जॉल सेकंड आ जाएगा ना, ये वाली। अब और ये वाली जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, मतलब ये ऐसे इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाली तो ये एफ जो है, ये म्यू जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ये चेंज इन एनर्जी, ठीक है ना जी। तो ये चेंज इन एनर्जी है। तो
अब आपको पता है कि जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसकी वेलोसिटी वही होती है जो आपकी लाइट की वेलोसिटी होती है। मतलब अब लाइट की वेलोसिटी सी, तो ये इसका सी बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू, ये लैम्डा वेव लेंथ, ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। अब वेलोसिटी बराबर है लैम्डा इंटू, ये आपको पता है, ये मशहूर इक्वेशन है। तो यहाँ से अगर मैं लिखना शुरू करूँ तो डेल्टा ई की वैल्यू जो निकल के आएगी वो मेरे पास आएगी एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है ना जी। तो ये इक्वेशन जो है ना, ये जो जर्मन साइंटिस्ट था प्लांक, उसने ये इक्वेशन डेवलप की थी। अब इस इक्वेशन में क्या है जी, इसमें ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें आपने देखा कि आपने चेंज ऑफ एनर्जी निकाला हुआ है, चेंज इन एनर्जी। ठीक है जी। उसके बाद ये जो है ना, इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया। कैसे? वो इस तरह के जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इमिट हो रही हैं, इनकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी का जो स्पेक्ट्रम लाइन बनी, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, उनको स्टडी करके इसको इन्वेस्टिगेट किया गया और ये फिर उससे ये इक्वेशन डेवलप हुई। ठीक है ना जी। बाद में बोहर ने हाइड्रोजन एटम को एज ए मॉडल यूज़ करते हुए उसके मुख्तलिफ लेवल में, यानी हाइड्रोजन का, उसने इसको कंसिडर किया कि जैसे इलेक्ट्रॉन एक ख़ास सर्कल में घूम रहा है उसके हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का वैसे भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो है भी ऐसे ही है कि एक हाइड्रोजन एटम के लिए तो ठीक है, उसने हाइड्रोजन एटम को एज ए मॉडल लिया। तो उसने फिर कहा कि उसके जो मुख्तलिफ शेल में जो एनर्जी की वैल्यू है वो इस इक्वेशन से निकाली जाती है, E इज इक्वल टू -13.6 ओवर एन स्क्वेयर EV, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना जी। अब ये अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा -13.6, यानी हाइड्रोजन एटम के लिए इसकी वैल्यू अगर मैं n की नहीं, एक ही शेल होता है हाइड्रोजन में, तो ये इसकी लाएगी ग्राउंड स्टेट। ये इसको ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, उसकी एनर्जी फिर ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ये वाली, ये वाला। अब ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए ना। तो बाद में हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो ये कहता है कि आप एट ए टाइम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एट ए टाइम मालूम नहीं कर सकते, यानी एक चीज़ मालूम करेंगे तो दूसरी सही नहीं होगी। ठीक है ना। एट ए टाइम आप दोनों को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो ये, मगर ये उसका ये वाला हाइड्रोजन एटम के दूसरा ये देखें कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर एक क्लाउड की शेप में होते हैं, ये अगर हाइड्रोजन का एटम है, अगर क्लाउड की शेप में है, तो उसकी जो प्लांक ये बोहर मॉडल था, उसने तो इसको एक सपोज किया कि इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमते हैं। ठीक है ना जी। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी भी देखी जाए, सर्कल में घूमते हैं हाइड्रोजन का एटम, वैसे भी ये ठीक है कि ये सर्कल में ही घूमते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ठीक है। तो अगर ये कहते हैं जी क्लाउड की शेप में, अब उसने जो यहाँ पे इसका रेडियस लिया, वो रेडियस था 0.05 नैनोमीटर। ये अप्रॉक्सीमेटली ये ठीक था, ये वाला। अब ये वाली चीज़ हाइड्रोजन एटम के लिए तो ठीक है, मगर बाकी एटम के लिए ये शेप इस तरह की शेप होती नहीं, यानी ये सर्कुलर शेप में तो नहीं होता। आप आगे चलते जाएं दूसरे शेल, तो वो इस शेप में, तो ये आपके मुख्तलिफ ऑर्बिट्स हैं, पी ऑर्बिट और ये, तो वो तो इस तरह नहीं है, वो तो राउंड में नहीं है। ठीक है ना जी। तो अभी इसका एक हम इसका प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम इसका, ताकि हम इसको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये हम क्या कह रहे हैं। n इज इक्वल टू 2, यानी हाइड्रोजन का एटम ये स्टेट 3 से 2 में जंप कर रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने एक तो कैलकुलेट करना है कि
एनर्जी ऑफ द फोटान, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटान है ना, फोटान की शेप में आपकी लाइट भी जो है ये फोटान है। तो ये इसी तरह ये एनर्जी पहली क्या जी, द एनर्जी ऑफ फोटान एमिटेड, पहले तो हमने एनर्जी मालूम करनी है, ई की वैल्यू मालूम करनी है, एनर्जी ऑफ फोटान एमिटेड। दूसरा पार्ट है जी फ्रीक्वेंसी, जो यानी ऐसे करके ये 3 लेवल से 2 लेवल पे गया, ठीक है ना जी, ऐसे करके वेव की शेप में एनर्जी इमिट हुई, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शेप में एनर्जी इमिट हुई। तो ये 3 से 2 की तरफ जंप किया, तो हमने एक तो मालूम करनी है एक तो हमने मालूम करनी है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड, कितनी एनर्जी इमिट हुई। दूसरा हमने मालूम करना है कि फ्रीक्वेंसी। तीसरा हमने वेवलेंथ मालूम करनी है, वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है ना जी। तो सबसे पहले हमने जो एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड, कितनी एनर्जी, यानी चेंज इन एनर्जी होगी, मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ के चौके चेंज इन एनर्जी होगी, वो हमने मालूम करनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये यहाँ पे पहले तो हमने एनर्जी निकालेंगे ना, ये एनर्जी ई इक्वल टू ई होगी -13.6 ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना जी। अब हमने चेंज एनर्जी, क्योंकि ये जंप करके इधर आ रहा है तो एनर्जी चेंज होगी, तो चेंज एनर्जी हम निकालेंगे, वो क्या होती है, डेल्टा ई, ठीक है ना जी। वो चेंज, हमें इसकी एनर्जी पता चल जाए तो इसकी एनर्जी पता चल जाए, उनको हम माइनस कर लेंगे तो फिर हमारे पास चेंज इन एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना जी। तो ये हम चेंज इन एनर्जी निकालते हैं जी, ये -13.6 ओवर ये तीसरे शेल में पावर 2 -13.6 माइनस डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, तो ये हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना जी। अब इसको 1.89 को मैं अगर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास एनर्जी आ जाएगी 3.02 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो ये आंसर आ गया। इसी तरह आपने ये अब चेंज इन एनर्जी आ गई हमारे पास, ये वाली चेंज इन एनर्जी आ गई है। अब हमने इक्वेशन यूज़ करनी है ये वाली, डेल्टा बी पार्ट में डेल्टा ई इज़ इक्वल टू, आप क्या करेंगे जी, डेल्टा ई इज़ इक्वल टू सी एच ओवर लैम्डा। अब ये आपको, अच्छा एक तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ से आप इससे पहले ये पहले बी पार्ट कर लेते हैं, हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, पहले हम ये कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो ये बी पार्ट था हमारा, ये सॉरी ये तो लैम्डा का मैंने निकाला, हमने बी पार्ट इसको अभी रहने देते हैं। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच इंटू म्यू, ठीक है ना जी। अब इसमें एच प्लांक्स कांस्टेंट आपको पता है, ये आपको पता है, आप वी की वैल्यू मालूम कर सकते हो। इसके बाद आपने निकालना है जी लैम्डा की वैल्यू। तो फिर ये मैंने जो पहले लिखी हुई थी इक्वेशन, सी पार्ट में सी एच ओवर लैम्डा, ठीक है। अब ये भी पता है आपको, ये वेलोसिटी पता है आपको, एच का पता है, आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो थैंक यू वेरी मच।